हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने बात की थी बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड की, जिसमें हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस था, जिसमें हमने स्टडी की थी स्पर्मेटोजेनेसिस, और इस स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा निर्माण हुआ था स्पर्म का, जो कि कैसी अवस्था थी? हैप्लॉइड अवस्था थी, अगुणित अवस्था थी। उसके बाद हमने पढ़ा था oogenesis, जिसमें ओवम का निर्माण हो रहा था, और ये ओवम भी था किस प्रकार का? हैप्लॉइड प्रकार का, अगुणित प्रकार का। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया थी और oogenesis की जो प्रक्रिया थी, दोनों प्रोसेस जटिल प्रोसेस थे, जिनमें पहले में अगुणित गुणसूत्रों के सेट युक्त स्पर्म का निर्माण हुआ था और दूसरे में अगुणित गुणसूत्रों के सेट युक्त ओवम का निर्माण हुआ था। पहले के अंदर किसी भी रूप में स्टोर्ड फूड नहीं था, जबकि दूसरी अवस्था जो थी उसमें स्टोर्ड फूड के रूप में किस चीज़ का निर्माण हुआ था? योग का निर्माण हुआ था, पित्तक का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला जो टॉपिक है अपना वो है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो इस निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है? दोनों हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, कौन कौन से? स्पर्म के और ओवम के हैप्लॉइड और हैप्लॉइड का सेट आपस में फ्यूज होकर के, आपस में संगलित होकर के क्या करता है? डिप्लॉइड अवस्था का निर्माण करता है। और ये डिप्लॉइड अवस्था क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है या फिर जाइगोट कहलाती है, जिसमें दो हैप्लॉइड गुणसूत्रों के सेट जो हैं वो आपस में फ्यूज होकर के द्विगुणित अवस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं, और यही जाइगोट है। इसमें आगे चल कर के क्या होगा? क्लीवेज होगा, गैस्ट्रुलेशन होगा, और इन प्रोसेस के द्वारा क्या होगा? एक एम्ब्रियो का निर्माण होगा या डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो आज जो अपन बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो ठीक उसी प्रकार से जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का जो प्रोसेस था, जो जटिल प्रोसेस था, उससे कहीं अधिक जटिल प्रोसेस किसका होता है? फर्टिलाइजेशन का होता है, निषेचन का होता है। इसलिए क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया जो है वो क्या होती है? मात्र एक संयोग होती है, जिसमें ये दोनों हैप्लॉइड और हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम के सेट हैं वो आपस में मिलकर के जाइगोट का, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन को मूल रूप से देखा जाए तो ये माध्यम के आधार पर, मीडियम के बेसिस पर दो प्रकार का होता है। मीडियम इसलिए क्योंकि स्पर्म जो है वो मूवेबल हैं और ओवम जो है वो मूवमेंट कम करते हैं, नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? स्पर्म को मूवमेंट करके ओवम तक पहुँचना होता है, तो ओवम तक पहुँचने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। तो उस मीडियम के बेसिस पर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब बाह्य निषेचन और इंटरनल का मतलब आंतरिक निषेचन। तो यहाँ पर बाह्य निषेचन का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर संपन्न करवाई जाती हो, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब ये जो गुणसूत्रों का सेट है, हम ये कहेंगे, ये जो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड गैमेट हैं, इन दोनों का जो मिलन है वो क्या होता है? शरीर के बाहर संपन्न करवाया जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। और बाह्य निषेचन की प्रक्रिया अगर अपन देखें एक्वेटिक मीडियम के अंदर, तो एक्वेटिक मीडिया दो प्रकार का होता है। एक तो है कौन सा? मेराइन वाटर,
जहाँ क्या होता है, साल्ट की कंसंट्रेशन अधिक होती है देन वहाँ पाए जाने वाले एनिमल्स की तुलना में। और दूसरा है फ्रेश वाटर, जहाँ पर क्या होता है, साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है देन वहाँ जो मौजूद एनिमल होते हैं उनकी तुलना में। तो हम मेराइन वाटर जो एनिमल हैं उनके सामने देखो क्या समस्या रहेगी, यहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन अधिक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो स्पर्म है उनको ओवा के नज़दीक इजेकुलेट किया जाता है, विसर्जित करवाया जाता है, जिससे कि दोनों में निषेचन का प्रोसेस संपन्न हो सके। यहाँ पर क्या होता है, कुछ म्यूकस का श्रावण करवाया जाता है इन एनिमल्स के अंदर, और उस म्यूकस में लपेट करके जल के अंदर छोड़ दिया जाता है उन स्पर्म और ओवम को, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म का जो लाइफ स्पान है वो कुछ घंटों तक सीमित होता है, इसलिए इनमें निषेचन की जो प्रक्रिया है उसमें अंडे के नज़दीक क्या होता है, स्पर्म को छोड़ा जाता है, जिससे कि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। दूसरी तरफ है फ्रेश वाटर जो एनिमल हैं उनके अंदर जो स्पर्म का लाइफ स्पान है वो कुछ मिनटों का होता है, इसलिए इन जंतुओं के अंदर क्या होता है, कोपुलेशन प्रोसेस पाया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि या जिसकी सहायता से क्या होता है, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। दूसरी तरफ हम बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होगी, और ये कहाँ होगी, इनसाइड ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, कोपुलेशन प्रोसेस ही यहाँ पर सक्सेस होता है, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ओवम है उस ओवम के नज़दीक ढेर सारी संख्या में स्पर्म को इजेकुलेट करवाया जाता है, जिससे कि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। तो माध्यम के आधार पर ये दो प्रकार का है, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। आगे हम चलते हैं इसमें कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, प्रक्रिया इसकी क्या है, क्रियाविधि जिसके सहायता से ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न कराई जाती है। निषेचन की जो प्रक्रिया है वो जटिल होने के कारण हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग चरणों में विभक्त कर लेते हैं स्टडी के बेसिस पर। और वो चरण कौन कौन से हैं, पहले यहाँ पर हम नाम लिख लें। पहला चरण है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्स्ट स्टेप है अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टुवर्ड्स ओवा। सेकंड है इसमें कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट। थर्ड है एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। फोर्थ है एक्टिवेशन ऑफ ओवम एंड फिफ्थ है एम्फीमिक्सिस, उभय मिश्रण। ये 5 स्टेप ऐसी हैं जिनके माध्यम से निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है, या हम ये कहेंगे इसकी क्रियाविधि में 5 चरण होते हैं संपन्न कराने के लिए, जिसमें कि दोनों गैमेट जो है वो आपस में संगलित हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं। देखो एक एक चरण को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अपन। सबसे पहला चरण है अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टुवर्ड्स ओवा, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि स्पर्म जो है वो ओवा के नज़दीक कैसे पहुँचे। यहाँ हम छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं स्पर्म का, जो आपने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के अंदर, जिसमें ये स्पर्म का पार्ट है, यहाँ तक का ये वाला
टेल पार्ट, ये मिडिल पीस, ये अंदर की तरफ हेड पार्ट के अंदर मौजूद न्यूक्लियस, और एक छोटी सी चीज़ यहाँ और मौजूद थी जिसको हमने नाम दिया था प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है निकटस्थ सेंट्रियोल, और ये निकटस्थ किसके है? न्यूक्लियस के नज़दीक है। दूसरा था डिस्टल, इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये इस केंद्रक से दूर स्थित है और टिप पर मौजूद थी एक ऐसी संरचना जो कि पेनिट्रेट करने में हेल्प कर रही हो। ये तो हमने पढ़ा था किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में। दूसरी तरफ हमने पढ़ा था oogenesis के प्रोसेस में, जहाँ पर अंदर की तरफ न्यूक्लियस मौजूद है क्रोमोसोमल सेट युक्त, और साइटोप्लाज्म यौगिक युक्त मौजूद है यहाँ पर, और इसके चारों तरफ क्या है? मैमल्स की हम बात करें तो यहाँ पर कोरोना रेडिएटा नामक एक झिल्ली मौजूद है जो कि फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का काम करती है। ये प्रोसेस हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस में, और ये पढ़ा था हमने oogenesis में, जिसमें कि एक तरफ स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था और दूसरी तरफ ओवा का फॉर्मेशन हुआ था। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ मैकेनिज्म में। तो अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टुवार्ड्स ओवा, मतलब ये स्पर्म जो है वो ओवा तक कैसे पहुँचे। तो यहाँ पर क्या होता है? ये प्रोसेस भी क्या है? कोपुलेशन प्रोसेस के तहत अंजाम दिया जाता है, जिसमें कि स्पर्म की अत्यधिक संख्या को ओवा के नज़दीक विसर्जित किया जाता है, या हम ये कहें इजेक्यूलेट किया जाता है। ठीक है, जिसमें स्पर्म के असंख्य जो है नंबर हैं यहाँ पर, वो ओवा के नज़दीक पहुँचाए जाते हैं, और यहाँ पहुँचने के बाद दूसरा प्रोसेस शुरू होता है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर कैपेसिटेशन की जो प्रक्रिया है, जो कि इनको आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया है, पहचानने की प्रक्रिया है, तो ये जो प्रक्रिया है क्या होती है? स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। इसलिए होती है क्योंकि एक ही जाति का स्पर्म उसी जाति के ओवा को फर्टिलाइज कर सकता है, और इनको पहचानने के लिए क्या होता है? ओवा तो फर्टिलाइजिन का स्रावन करता है और स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिन का स्रावन करता है। ये दोनों एंजाइम ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं? यहाँ पर की लॉग थ्योरी पर बेस्ड हैं, ताला कुंजी के सिद्धांत पर बेस्ड हैं। मतलब इनमें एक ही जाति का स्पर्म उसी जाति के ओवा को फर्टिलाइज कर सकता है, दूसरी जाति के स्पर्म में उस दूसरी किसी जाति के ओवा को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती। तो ये जो कॉन्टैक्ट स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो मूल रूप से एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन के द्वारा संपन्न कराई जाती है। फर्टिलाइजिन जो कि ओवा के द्वारा रिलीज होता है, और एंटी फर्टिलाइजिन जो कि स्पर्म के द्वारा रिलीज होता है। नेक्स्ट चरण है इसका एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में, जिसमें क्या होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है? एक्रोसोमल मेम्ब्रेन का यहाँ पर निर्माण करता है और ग्रेन्यूल का यहाँ पर निर्माण करता है। और ये जो एक्रोसोम है, यहाँ पर जो फ्लूइड होता है वो एसिडिक फ्लूइड क्या करता है? इस ओवा की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने की क्षमता रखता है। अब जो कुछ एकाइनोडर्मेट्स वगैरह हैं या फिर बोनीफिसेज हैं, एंड बोनीफिसेज, इनके अंदर तो क्या होता है कि ये जो अंडे की मेम्ब्रेन है, यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं, और इन छिद्र को हम क्या कहते हैं?
माइक्रोपाइल का नाम देते हैं, जिनसे कि एक्रोसोमल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म की एंट्री माइक्रोपाइल की सहायता से संपन्न करा दी जाती है, जबकि मैमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता, ये एब्सेंट होती है। चारों तरफ एग मेम्ब्रेन जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, जो कि एक से अधिक स्पर्म की एंट्री को भी रोकने का काम करती है। ठीक है, तो ये एक्रोसोमल रिएक्शन जो है, इस एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये जो पार्ट है इसका एक्रोसोम वाला, यहाँ पर एक्रोसोमल ट्यूब का निर्माण करवाया जाता है। ये एकदम, इसको यहाँ अपन पढ़ लेते हैं। दूसरी तरफ यहाँ हम देखें, ओवा के जैसे ही नज़दीक पहुँचेगा स्पर्म, यहाँ ढेर सारे स्पर्म पहुँचे हुए हैं चारों तरफ इसके, लेकिन एंट्री केवल एक ही स्पर्म को मिलती है, जो कि लकी स्पर्म होता है, और यहाँ से एक्रोसोमल ट्यूब का फॉर्मेशन करवा लिया जाता है, एक नलिका का निर्माण करवा लिया जाता है। और ये जो एक्रोसोमल ट्यूब है, एक्रोसोमल ट्यूब, इस एक्रोसोमल ट्यूब के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ये दोनों की एंट्री करवा ली जाती है। अलग अलग स्पीसीज में ये प्रक्रम अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। कईयों में मिडिल पीस तक की एंट्री होती है, टेल तक की एंट्री होती है, या फिर केवल हेड पार्ट की एंट्री होती है, लेकिन न्यूक्लियस हर स्पीसीज के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल प्लस न्यूक्लियस, ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, इस अंडे के साइटोप्लाज्म में पहुँच जाते हैं। किसकी सहायता से, एक्रोसोमल ट्यूब की सहायता से अंदर पहुँच जाते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या है, एक्रोसोमल रिएक्शन और पेनिट्रेशन, यानी कि अंडे के झिल्ली को भेदना। तो जैसे ही इस झिल्ली को भेद दिया जाता है, यहाँ पर म्यूकोपॉलीसेकेराइड से भरी हुई कॉर्टिकल रिएक्शन के फलस्वरूप यहाँ पर क्या होता है, एक रिएक्शन या अभिक्रिया संपन्न होती है, जो क्या करती है, एक जाल बना लेती है, नेट शेप धारण कर लेती है, जिससे कि वो दूसरे स्पर्म की एंट्री को रोक सके। हम ये कहें पॉलीस्पर्मी को रोक सके, जिसमें कि एक से अधिक स्पर्म की एंट्री अंडे के अंदर, ओवम के अंदर होती हो। इसके बाद क्या होता है, अगला चरण है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। तो एक्टिवेशन ऑफ ओवम के अंदर क्या होता है, यहाँ पर इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, और यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजिंग कोन का निर्माण करवाया जाता है, एक निषेचन शंकु का निर्माण यहाँ पर करवाया जाता है, जिससे कि ये क्या हो, ये वाली साइटोप्लाज्म जो है इसकी एग की, वो क्या करे, इस जो न्यूक्लियस है किसका, स्पर्म का, उसको एनगल्फ कर सके, अंदर की तरफ निगल सके या खींच सके। ठीक है, और इस रिएक्शन के बाद, एक्टिवेशन ऑफ ओवम के बाद एम्फी मिक्सिस का प्रोसेस शुरू होता है, उभय मिश्रण का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो क्या करता है, मेल प्रोन्यूक्लियाई का निर्माण करता है, मेल प्रोन्यूक्लियाई का निर्माण करता है, और ओवम का, ये तो हो रहा है स्पर्म के अंदर, और ओवम के अंदर क्या हो रहा है, ओवम का जो न्यूक्लियाई है वो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का निर्माण करता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, उभय मिश्रण की प्रक्रिया में दोनों के प्रोन्यूक्लियाई क्या होते हैं, आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, संगलित हो जाते हैं, और संगलित होने के बाद निषेचन की ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हमने अध्ययन किया कि मैकेनिज्म जो है वो फर्टिलाइजेशन की किस प्रकार से संपन्न होती है। इसके कुछ सिग्निफिकेंस ये हैं, इसके लाभ ये हैं कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में एक तो क्या होता है, क्लीवेज की दर का निर्धारण शुरू होता है। इसमें पैटर्न जो है, जैसे स्पर्म की एंट्री जिस दिशा से होगी, क्लीवेज का पैटर्न भी क्या होगा, उसी के अनुरूप होगा। दूसरी तरफ हम बात करें कि सेक्स डिटर्मिनेशन का जो कार्य है वो भी क्या होता है, इस फर्टिलाइजेशन की क्रिया के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। तीसरी तरफ हम बात करें कि एक जो नई पीढ़ी आ रही है, उस नई पीढ़ी के लिए नए गुणसूत्रों के सेट जो हैं वो भी यहाँ पर प्रदान करवाए जाते हैं। तो निषेचन की क्रिया अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज के इस टॉपिक में हमने जो चर्चा की है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। आगे वाला जो टॉपिक है उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।